हेलो एंड वेलकम। आज हमको देखना है ISFR इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। 2024 के लास्ट में ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी और उत्तराखंड पीसीएस या किसी भी पीसीएस एग्जाम के प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो डेटा है आपसे प्री में पूछा जाता है, बहुत सारी जगहों पे मैं बताऊंगा कि ये वाला प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेंस में भी काम आएंगी, स्पेशली एक सेक्शन है एग्रो फॉरेस्ट्री का, वो भी हम कवर करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा इंटरव्यू में भी उत्तराखंड से रिलेटेड बेसिक जो चीजें हैं वहां पर भी कुछ फैक्ट्स, कुछ डेटा है इसके जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। केवल पीसीएस ही नहीं, उत्तराखंड में एक एग्जाम आने वाला है 18 मई को, उसका पेपर डिसाइड हुआ है एंड दैट इज ACF असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, FRO फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एंड लॉगिंग ऑफिसर। तो जो फॉरेस्ट की भर्तियां आने वाली है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, इसमें जो बातें बताई गई हैं, जो फैक्ट्स दिए गए हैं उनको नोट करके रखिएगा। ये सीधे ISFR पढ़ करके जो भी उसमें इंपॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे निकाला है। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है कंपेयर टू अदर, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ इट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में ही कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। ये रिपोर्ट निकालता कौन है? देखिए, देहरादून में एक बॉडी है जिसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये देहरादून में सिचुएटेड है, कोलागढ़ में, और यही इस रिपोर्ट को, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट को रिलीज करती है। तो FSI से रिलीज होता है। कहाँ सिचुएटेड है? देहरादून में। पहले तो प्री में ये भी पूछ सकता है कि भैया FSI जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंस्टीट्यूशंस कई बार पूछे जाते हैं। ये 18th रिपोर्ट है। एक्चुअली हुआ क्या, 1987 में, आपको सबको पता होगा 1980s में ना एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चिंताएं लोगों को होनी शुरू हो गई। तो 1987-88 के आसपास में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए जो आप इन्वायरमेंट में पढ़ते हो। जैसे हम देखते हैं कि वो ब्रंटलैंड रिपोर्ट, आर कॉमन फ्यूचर वगैरह। उसके बाद से हम देखते हैं कि अलग अलग समिट्स होते हैं अर्ली 90s में। तो इसी समय पे इंडिया में हमने पहली बार रिपोर्ट निकालनी चालू करी, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। 1987 से इसको निकालना चालू किया गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि इसको, जो सैटेलाइट डेटा है उसके बेसिस पे इसको निकालते हैं, और उसमें जो दूसरा डेटा जाता है वो जाता है आपका नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंटरी। ये एक अलग से डेटा होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में। तो इन दोनों का डेटा मिक्स करके एक दूसरे को फिर ये वेरीफाई करते हैं ग्राउंड पे जाकर के, उसके बाद में ये पूरा रिपोर्ट बनाते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इस रिपोर्ट की जरूरत क्यों है? व्हाई दिस रिपोर्ट? तो आप सोचो, सबसे पहले तो हमारे तो कुछ गोल्स है ना, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं या नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। उन सब के लिए हमें फॉरेस्ट रिपोर्ट का जो फॉरेस्ट की स्टेटस है पता होना जरूरी है। सेकेंडली, ये तो कंजर्वेशन वाली बात हो गई। फिर इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री। तो उसमें किस तरह के रिसोर्सेज हमारे पास में, कैसे करेंगे जब तक हमारे पास में डेटा ही नहीं होगा? तो कहां से आएगा? इस रिपोर्ट से आएगा। वैसे ही आप देखेंगे कि फॉरेस्ट के जो बाकी फंक्शंस हैं, उन फंक्शंस को ठीक से चलाने के लिए गवर्नमेंट की तो एक पॉलिसी भी है, फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, कि भाई 33% हमको फॉरेस्ट चाहिए इंडिया के टोटल एरिया का। अब वो 33% पहुंचेगा कैसे? उसको पहुंचाने के लिए हमको पहले अभी तो पता हो कि कितना हो। तो ये सारे रीजन से हमको यहाँ पे फॉरेस्ट रिपोर्ट चाहिए होती है। नाउ, फॉरेस्ट कवर एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा आप कह सकते हैं कि डेफिनेशन जो है उसकी पता होनी चाहिए आपको। ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस और इंटरव्यू तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तीनों ही जगहों पे काम आ सकती है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया, ये जिसको कई बार कहते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर आर वेरी डिफरेंट। एग्जाम्पल देता हूं, उत्तराखंड में 70% एरिया इज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का वहां जुरिसडिक्शन है, अराउंड 70%, 69 पॉइंट समथिंग। लेकिन फॉरेस्ट कवर इज अराउंड 45.44%, यानी फॉरेस्ट कवर उससे कम है। तो फॉरेस्ट कवर है क्या चीज? फॉरेस्ट कवर इज बेसिकली ऑल लैंड्स मोर देन 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर से बड़ा एक पैच कोई भी होगा, नंबर 1, पहला जो एलिमेंट है, 1 हेक्टेयर से बड़ा पैच होना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली,
कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन और इक्वल टू 10%। मान लो 1 हेक्टेयर का एक पैच है, कैनोपी मींस जो ट्रीज हैं, ट्रीज के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये ट्री बना हुआ है, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन ये है, इसको कैनोपी कहा जाता है, छतरी ऊपर से जो बनी हुई है। इसका जो कैनोपी है, जब सैटेलाइट से देखेंगे, 1 हेक्टेयर के 10% से अधिक एरिया पे अगर कैनोपी है, ट्री कवर है, तो उसको हम फॉरेस्ट कह लेंगे। सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। और उसके बाद में लिखा है इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, लीगल स्टेटस एंड लैंड यूज। हम फॉरेस्ट कवर डिफाइन करते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ओनरशिप, चाहे वो आपकी प्राइवेट लैंड है, आपकी प्राइवेट लैंड पे भी फॉरेस्ट हो सकता है, चाहे वो वन पंचायत की लैंड है, चाहे वो सरकार की लेटेस्ट से नगर निगम की लैंड हो, या फिर हो सकता है कि वो आर्मी की लैंड हो, ऑल ऑफ दैट कम्स अंडर फॉरेस्ट कवर, ठीक है। लैंड यूज हो सकता है एग्रीकल्चर लैंड हो, वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में हो ही नहीं, इट इज एन एग्रीकल्चरल लैंड, इट इज नॉट अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डायरेक्टली, लेकिन वहां ट्री कवर है तो वो फॉरेस्ट एरिया में आ जाएगा, सॉरी फॉरेस्ट कवर में उसको हम काउंट कर लेंगे। तो बेसिकली फॉरेस्ट कवर में 2 एलिमेंट्स होने चाहिए। नंबर 1, 1 हेक्टेयर से बड़ा पैच, उस पैच में 10% से ऊपर का कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए, यानी 1/10 ऑफ ए हेक्टेयर इन 1 हेक्टेयर एरिया, इफ देयर आर ट्रीज वी विल कॉल इट अ फॉरेस्ट, सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, होपफुली ये याद हो गया होगा। अब इसमें जो अलग अलग उनकी डेंसिटी होती है उनको भी एक बार मैं बता दूं, स्पेशली जो फॉरेस्ट की तैयारी करेंगे, एसीएफ की, एफआरओ की, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वेरी डेंस फॉरेस्ट, वीडीएफ, वीडीएफ आपका कैनोपी डेंसिटी यहां पे 70% या उससे ऊपर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट। जनरली ये बहुत प्रोटेक्टेड एरियाज में होते हैं, यहां पे गवर्नमेंट किसी को जाने भी नहीं देती है, ठीक है। फिर उसके बाद से मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जहां कैनोपी डेंसिटी मोर देन 40% बट लेस देन 70%, और उसके बाद से ओपन फॉरेस्ट है जहां 10% से 40% के बीच का। सो लेट अस से आपने एक मैरिज गार्डन वगैरह बना दिया, 1 हेक्टेयर का बना दिया, उसमें खूब सारे पेड़ वेड़ लगा दिए कि 10% एरिया कवर हो गया, वो ओपन फॉरेस्ट कहलाएगा। एक तरीके से आप उसको ऑर्चर्ड कह लो। इनफैक्ट ऑर्चर्ड से ध्यान आया, आपने लेटेस्ट से प्लांटेशन किया, आपने सेब के बाग लगा दिए, आम के बाग लगा दिए, तो वो भी फॉरेस्ट कवर में कवर हो जाएंगे अगर वो 1 हेक्टेयर से बड़े हैं, ठीक है। तो बेसिकली मोस्टली वो ओपन फॉरेस्ट में आते हैं। वेरी डेंस इज प्रॉपर फॉरेस्ट, 70% कैनोपी डेंसिटी, जो हमने बचपन में कहा, वो नहीं पढ़ती कविता, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, वैसे जंगल कि नीचे तक रोशनी भी नहीं आ रही है इजीली, अंधेरा है दिन के टाइम पे भी जंगल में, वेरी डेंस फॉरेस्ट। उसके बाद से मॉडरेटली डेंस है, जहां आप अंदर घुस सकते हो, फोटो वोटो खिंचाने के लिए चले जाते हो, वो समझ लो मॉडरेटली डेंस है, थोड़ी लाइट वाइट आ रही है। ओपन फॉरेस्ट तो बस ऐसे ही है, मतलब है, नाम का फॉरेस्ट है, वो इतना फॉरेस्ट है नहीं। अच्छा, ये सारी चीजें जो डेफिनेशंस हैं आपको प्री में कई बार पूछ ली जाती हैं, मेंस में भी काम आ जाती हैं, फॉरेस्ट वालों के लिए मैंने पता ज्यादा जरूरी होती है। कुछ की फाइंडिंग्स हैं, सबसे पहले हम नेशनल लेवल की फाइंडिंग्स देखेंगे, उसके बाद एग्रो फॉरेस्ट्री पे बात करेंगे, लास्ट में हम उत्तराखंड का डेटा इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले इसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं वो देखते हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री इज 8,27,356.95 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसको ऐसे का ऐसा बिल्कुल याद मत करना मेंस के लिए, यू हैव टू डू लाइक 8.3, ऐसे याद करो ना, सिंपल, ठीक है। 8.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है वो कंट्री का कहां पे है, फॉरेस्ट कवर के अंडर में है। सो 33% से हम कम है, वी आर अराउंड 25%। पूरी कंट्री का जो एरिया है उसका 1/4 कर लोगे तो भी आ जाएगा, बट बेसिकली मोर देन 25% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट्स। इसमें से भी क्या है कि 2 चीजें लिखी देखो, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब इसका क्या मतलब हुआ, जहां 1 हेक्टेयर से बड़ा क्या है, फॉरेस्ट कवर है, उससे छोटा जो ट्री कवर है, 2-4 ट्री भी होंगे तो उनको भी गिन लिया उसने, तो वो भी इस 25% में इंक्लूडेड है। केवल फॉरेस्ट की बात करोगे तो 21%, 21.76%, 22% के आसपास, सो 7.15। आपने घर पे 4 आम के पेड़ लगा लिए, 2-4 केले के पेड़ लगा लिए आपके घर के आसपास, 1 हेक्टेयर से बड़ा पैच नहीं है ना, 200 गज का घर है, उसमें ही लगा लिया आपने सामने से,
लेकिन वो ट्री कवर में आएगा, भले ही फॉरेस्ट कवर में नहीं आया। यहाँ पे ये डिफरेंस है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इंक्रीज हुआ है पिछली बार से, यानी जो ISFR 17 नंबर की थी 2021 की, उसकी तुलना में कंपैरिजन में देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज बाय अबाउट 156 स्क्वायर किलोमीटर्स। सो लोग कहते हैं कि भाई फॉरेस्ट कम हो रहा है, डेटा कहता है कि फॉरेस्ट बढ़ रहा है। तो ये क्या डिकोटोमी है, थोड़ी देर में इसकी चर्चा करेंगे, अभी नहीं करते। मैक्सिमम इंक्रीज कौन कौन से स्टेट्स में हुआ है, तो आप देखें छत्तीसगढ़, यूपी, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। मैक्सिमम डिक्रीज हुआ है MP में, कर्नाटक में, लद्दाख में, नागालैंड में। प्री में अगर पूछ लेगा, इतना याद रख लेना, छत्तीसगढ़ और यूपी, दो दो तीन तीन याद कर लेना, ज्यादा नहीं। और मैक्सिमम डिक्रीज MP और कर्नाटक, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन स्टेट्स के होंगे तो हो सकता है आपके लिए उसकी रेलेवेंस थोड़ी ज्यादा हो जाए। उसके बाद से यहां एक टर्म लिखा हुआ है TOF। TOF इज ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। ये जो ट्री कवर वाली बात कर रहा था मैं, ठीक है, ट्री आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, केवल फॉरेस्ट ही नहीं, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी गवर्नमेंट ने जिस लैंड को क्लासिफाई किया है एज फॉरेस्ट, उसके बाहर के जो ट्रीज हैं उनकी अगर हम बात करें, दैट इज 37% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। बहुत बड़ी संख्या में है ये, ठीक है। इसमें क्या होगा भाई, किसी ने लेटेस्ट से अपने खेतों में पॉपुलर लगा दिए होंगे, किसी ने आम का बाग लगा रखा है। अगर साउथ इंडिया में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रबर प्लांटेशंस लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीजें ट्री कवर के अंडर में आ जाएंगी, ठीक है ना। और ये क्या है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर है, उनका इकोनॉमिक यूज, लैंड यूज फॉरेस्ट नहीं है, कुछ और है। खैर, मैक्सिमम ट्री कवर महाराष्ट्र और राजस्थान में, बड़े बड़े स्टेट्स हैं तो आप देख लेना। राजस्थान ऑल्दो इज द लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, लेकिन अपने पास में ट्री कवर किधर ज्यादा है, महाराष्ट्र में उससे ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान में करना है। चलो, मैंग्रोव्स की बात करें। मैंग्रोव्स मैंने स्पेशली अलग लिख दिया क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मैंग्रोव्स स्पेशली मेंस में कई बार उसके बारे में पूछ लेते हैं, भैया उसका क्या रिलेवेंस है, नहीं है, न्यूज में रहता है बेसिकली। तो मैंग्रोव्स अराउंड 5000 स्क्वायर किलोमीटर के इंडिया में पाए गए हैं। कोस्टल एरियाज में ही होते हैं, बाकी जगहों पे नहीं होते हैं। टॉप 3 स्टेट्स जहां फायर इंसिडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उत्तराखंड पीपल, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फायर इंसिडेंट 2023-24 में मिले थे। हम फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में बात करेंगे। सबसे ज्यादा उत्तराखंड में फायर के इंसिडेंट्स हुए, ठीक है। ये चीज आप लिख सकते हो अपने मेंस के एग्जाम में, और इसको अगर प्री में आ गया तो पूछ बता भी सकते हो, मेंस इंटरव्यू में आ गया तो वहां भी बता सकते हो। टोटल ग्रोइंग स्टॉक इज दिस, दैट इज अराउंड 6429.64 मिलियन मीटर क्यूब। बेसिकली फॉरेस्ट्री वालों के लिए ऐसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे आपका जो ये है क्या बोलते हैं सिलेबस, उसमें दिया हुआ है कि ग्रोइंग स्टॉक वगैरह भी पता होना चाहिए। मेंस के सिलेबस की बात कर रहा हूं, तो पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। फिलहाल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें से ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया में 1950 मिलियन मीटर क्यूब है। तो बहुत बड़ा पोर्शन जो है ग्रोइंग स्टॉक का, वो कहां पे है, ट्री आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ग्रोइंग स्टॉक क्या होता है, बेसिकली वो जो मीटर क्यूब लिखा है ना, आयतन या वॉल्यूम जो होता है ट्रीज का, उसकी हम बात कर रहे हैं। अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक उत्तराखंड इज एट सेकेंड प्लेस। उत्तराखंड में जो ट्रीज का वॉल्यूम है पूरी कंट्री में सेकेंड नंबर पे है अरुणाचल के बाद। अरुणाचल तो हेवीली फॉरेस्टेड है, उत्तराखंड इज आल्सो हेवीली फॉरेस्टेड। पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक की अगर बात करें तो हिमाचल में, केरला में और उत्तराखंड में, इनमें ज्यादा है। तो उत्तराखंड यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है। मैक्सिमम वॉल्यूम की बात करें, मतलब मैक्सिमम ग्रोइंग स्टॉक कौन से पेड़ का है देश में, तो साल का सबसे ज्यादा है। साल इज अ वेरी कॉमन ट्री, सब जगह मिलता है, और आज नहीं लाखों सालों से, हजारों सालों से भारत भूमि में मिलता है। रामायण में वर्णन होता है, महाभारत में आता है। तो साल का जो पेड़ है इंडिया में लगभग हर जगह मिलता है, ठीक है। डेसिडुअस होता है,
डेसिडुअस ट्रीज आर वेरी कॉमन अक्रॉस द कंट्री। तो उत्तराखंड में भी हमें खूब सारा देहरादून में देखने के लिए मिल जाता है। उसके अलावा जहां जहां भी है ट्रीज वहां पे साल आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद टीक और चीड़ इनका नंबर आता है। खैर, अगर हम टीओएफ की बात करें यानी ट्रीज आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इंटरेस्टिंग सी बात है, वहां पे कौन सा जो ट्री है वो सबसे कॉमन है। तो फलों का राजा आम सबसे ज्यादा कॉमन आपको मिलेगा। इट इज द मोस्ट कॉमन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। सेकंड पे नीम, थर्ड पे महुआ और फोर्थ पे कोकोनट। सो बेसिकली ये सबके सब एक तरीके से एग्रो फॉरेस्ट्री के पार्ट हैं। लोग इनको उगाते हैं क्योंकि इनसे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, बेच सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एग्रो फॉरेस्ट्री है क्या? सो इट इज अ मिक्स लैंड यूज सिस्टम। ध्यान रखना ये टॉपिक है स्पेसिफिकली उत्तराखंड में भी है, यूपी में भी है, दोनों के इकोनॉमिक्स में भी और हो सकता है ज्योग्राफी में भी आपको देखने के लिए मिलेगा एग्रो फॉरेस्ट्री। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट इस पे काफी ध्यान भी देती है और इसके लिए एक नारा बना था, हर मेड़ पर पेड़। हर मेड़ पर पेड़, मेड़ मतलब ये खेत के चारों तरफ ऐसे उठा हुआ एरिया होता है ना, रेज्ड एरिया, उसको मेड़ बोलते हैं। तो हर मेड़ पे पेड़। तो सरकार कहती है हाँ इस पे चलो मत, खेतों के अंदर चलो, यहाँ पे पेड़ लगा लो। अब पता नहीं कौन उनको बताया कि भाई ये चलने के लिए होता है, खेतों में लोग जाएंगे कैसे, बट क्या कह सकते हैं, सरकार चाहती है यहाँ भी पेड़ लगा दिए जाएं। और या ये कह रही है कि थोड़ा सा अपने अंदर लगा लो, लेकिन लोगों की आदत होती है एकदम मेड़ पे ही लगा लेंगे, ये दूसरे के खेत में लगा लेंगे। खैर छोड़ो इन बातों को, इनमें क्या रखा। मिक्स लैंड यूज सिस्टम जिसमें वेर यू इंटीग्रेट वुडी पेरेनियल्स। वुडी पेरेनियल्स का मतलब नंबर वन, उसमें वुड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बनाना ट्री में वुड नहीं होता है, मतलब काटोगे तो वुड इज समथिंग दैट इज ड्यूरेबल। पेरेनियल इज वो पेड़ जो हमेशा ही रहता है, ऐसा नहीं कि 3 महीने 4 महीने रहे और खत्म हो जाए, मतलब कम से कम 30 40 50 60 साल तो रहे, उसको हम बोलते हैं पेरेनियल ट्री। अब जैसे चाय का जो पेड़ होता है वो भी पेरेनियल होता है, टी होता है ना 50 साल रहता है, बट उसमें वुड नहीं होता, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वुडी पेरेनियल्स की। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, श्रब्स, पाम्स, बैम्बू, अलग अलग तरीके के विद इन एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। तो जो कुछ भी हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, लेट अस से वी आर डूइंग राइस एंड व्हीट की ड्यूअल क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होना है कि हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि अगल बगल में 2-4 हमने, जैसे अगर आप वेस्ट यूपी में जाओगे तो पॉपुलर के पेड़ लोग लगा लेते हैं क्योंकि उनका पेपर इंडस्ट्री में काफी यूज होता है। सिमिलरली कई जगहों पे आप देखोगे कि लोगों ने आम के बाग लगा लिए पेड़ों के खेतों के आसपास में ही, 2-4 नीम के पेड़ लगे हुए हैं, ये जो भी है, बैम्बू लगा लिया। तो इस तरह की बात यहाँ पे की जा रही है। जो लैंड यूज है ना वो मिक्स्ड लैंड यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो सब आप जानते हो, एग्रीकल्चर में आपने पढ़ा हुआ है। एक फसल चली गई तो दूसरी तो रहेगी कम से कम, तो नंबर 1 फायदा इसका ये है। दूसरा ये कि कई बार इनकी जो प्रॉफिट होता है वो काफी ज्यादा होता है, हालांकि लीगल नहीं है। मान लो सरकार लीगल कर देती है चंदन उगाना, आपने चंदन का पेड़ लगा लिया काट के, लाखों रुपए का बिकेगा उसका लकड़ी, ठीक है। सो बेसिकली एक पोटेंशियल है कि उससे अच्छा पैसा मिल सकता है। चंदन का पेड़ लगाना बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बताए लीगल नहीं है, मतलब लगा सकते हो घर पे, लेकिन जब 5-6 साल का होगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, नहीं तो सरकार मान के चलेगी कि आप भी पुष्पाराज टाइप के हो और झुका ही देगी किसी न किसी तरीके से, ठीक है। चलो, नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी 2014 में आ गई थी और इसमें इसने डेफिनेशन अलग दे रखी है। इट इज अ लैंड यूज सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, 1 लिख लो यहाँ पे। इट इज अ लैंड यूज सिस्टम, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, which integrates trees and shrubs on farmlands. Simple. Secondly, trees and shrubs on farmlands and rural landscapes. मतलब farmlands and rural landscapes उसने एक साथ ही कर लिया। To enhance, इसका जो थर्ड एलिमेंट है, इसका जो गोल है वो बता रहा है थर्ड, ठीक है। नंबर 1 इट इज अ लैंड यूज सिस्टम, सेकेंडली
what it does, it integrates these things in a rural landscape, farmlands, trees and shrubs. And why? To enhance productivity, profitability, diversity and ecosystem sustainability. ठीक है, तो इसमें दो जो कारण हैं वो इकोनॉमिक है, प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, और बाकी के जो दो कारण हैं वो इकोलॉजिकल है। एक तो इकोसिस्टम सस्टेनेबिलिटी और दूसरा डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है। सो बेसिकली 4 रीजन से ट्रीज एंड श्रब्स को लैंड यूज सिस्टम में इंटीग्रेट करना, यही आपका एग्रो फॉरेस्ट्री है। आ गया क्वेश्चन तो ऊपर आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है, सिंपल। अच्छा, क्यों करना है ऐसा, वाई? तो देखो कई सारे कारण हैं, इसके गोल्स क्या क्या हैं। आप ये कह सकते हो कि एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी के एक्चुअली क्यों किया जाता है एग्रो फॉरेस्ट्री। इट प्रोवाइड्स गुड्स, विट गुड्स लिखा हुआ है, फूड, फ्यूल, टिम्बर, फॉडर एटसेट्रा, ये सारी चीजें मिलती हैं इससे। सेकेंडली सम बेनिफिट्स, ठीक है, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं? सॉइल, न्यूट्रिशन, हेल्थ, वाटर रिचार्ज, फॉरेस्ट पे कम प्रेशर है इन चीजों के लिए, फूड, फ्यूल, टिम्बर एटसेट्रा के लिए। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल बेनिफिट है, ठीक है। तो नंबर 1 इज इसमें बेसिकली सारी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स की बात कर रहा है। एंड सर्विसेज, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बात कर रहा है, GBS, ठीक है। नंबर 1 गुड्स, नंबर 2 बेनिफिट्स, नंबर 3 सर्विसेज, ठीक है। गब्बर सिंह जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनाएगा, उसको इंप्लीमेंट करेगा एग्रो फॉरेस्ट्री को, गब्बर सिंह बन जाएगा, किससे डरेगा नहीं। दूर दूर तक 50-50 कोस तक उसका नाम लोग याद रखेंगे। मतलब मैं ऐसे याद करता हूँ, आप जैसे मर्जी वैसे याद कर लो। तो गब्बर सिंह बनना है, गुड्स भी चाहिए, बेनिफिट्स भी चाहिए, सर्विसेज भी चाहिए। गुड्स कौन से हैं वो क्लियर हो जाएगा, बेनिफिट्स भी आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, और सर्विसेज भी क्लियर हो जाएगी। आपको ना जब मेंस में आंसर लिखना होता है तो ऐसे ही लिखना होता है, स्ट्रक्चरली उसको तोड़ना होता है, लिखना होता है। एंड देन सस्टेनेबल भी है लास्ट में, ठीक है, तो डबल एस लिख लो। क्यों? क्योंकि नंबर 1 NDC, NDC यानी नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, किसमें? जो पेरिस पैक्ट में हुए थे, याद करो, कुछ 2015 में ऐसा कुछ हुआ था। एंड SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये दोनों के ही गोल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहो तो उसको बेनिफिट्स में लिख सकते हो, बट इसमें अलग से मेंशन किया हुआ सस्टेनेबल मैनर। बाकी हर पेड़ पर मेड़, ये मैंने आपको बता ही दिया। और इसके लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर 2016-17 में गवर्नमेंट ने चालू किया था। होपफुली ये क्लियर होगा आपको कि एग्री फॉरेस्ट्री क्या है और क्यों है। अब जो फॉरेस्ट्री पॉलिसी है उसके कुछ गोल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप नोट करेंगे कि ये लगभग वही गोल्स हैं जो अभी हमने गब्बर सिंह टाइप में पढ़े थे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अलग अलग लिखे हैं, तो ठीक है, आप चाहो तो उसको गब्बर सिंह में इंटीग्रेट कर लेना, इजी रहेगा रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड लाइवलीहुड्स ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स, स्पेशली ऑफ स्मॉल होल्डर फार्मर्स, ठीक है। पैसा, नंबर 1 पैसा चाहिए उसके लिए। सेकेंडली, प्रोटेक्ट एंड स्टेबलाइज ecosystems and promote resilient cropping and farming systems to minimize the risk during extreme climatic events, ठीक। तो ये क्या है? बेसिकली एडाप्टेशन भी है एक तरीके से, एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एडाप्टेशन है। तो आप ऐसा कह सकते हो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, यू कैन से दैट, ठीक है। उसके बाद से रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वुड बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब गांव में बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं या शहरों में भी होती हैं जो वुड बेस्ड होती हैं, तो उनके लिए रॉ मटेरियल कहां से आएगा? ये कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री से लेकर के आओ, बेस्ट रहेगा, पेड़ काटने की जरूरत ही नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जो है वो वैसे का वैसा रहेगा। सप्लीमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स सच एज फ्यूल, फॉडर, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, स्मॉल टिम्बर ऑफ रूरल एंड ट्राइबल पॉपुलेशन। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होती है? यहाँ पे यही एक चीज है जो आपको सोचने की बात है, बाकी तो पता है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल
जिसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी बोल देते हैं यहाँ पे कई बार। नॉन टिम्बर में लकड़ी, टिम्बर इज बेसिकली यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन, उसके अलावा जो कुछ भी होगा वो नॉन टिम्बर में आ जाता है, ठीक है। कायदे से देखा जाए तो फ्यूल और फॉडर भी उसमें आ जाता है, बट आप नॉन टिम्बर में फॉर एग्जाम्पल हनी ले सकते हो फॉरेस्ट से, हर्ब्स ले सकते हो, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं उसको हम बात करेंगे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में। जो वन पंचायतें कई बार उनको राइट्स होते हैं इसको कलेक्ट करने के। देन कॉम्प्लीमेंट अचीविंग द टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग फॉरेस्ट ट्री ग्रीन कवर, 33% का टारगेट्स हैं वो पूरे करने हैं। एंड लास्टली डेवलप कैपेसिटी एंड स्ट्रेंथन रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रिएट अ मैसिव पीपल्स मूवमेंट। ये तो फालतू का ऐसे दिया रहता है हर पॉलिसी में कि ट्रेनिंग देनी है, मास मूवमेंट बनाना है। आज तक कुछ मास मूवमेंट नहीं हुआ, ऐसे ही लिखा हुआ है। मेन बात ये है, नंबर 1 पैसा बनाना है, पैसे बनाने की सारी बातें, ये भी पैसा बनाने की बात है, ये भी पैसा बनाने की बात है, ठीक है। इंडस्ट्रीज के लिए मैंने प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर दोनों में पैसा बनाना है। और उसके अलावा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर करना है, अपने आप को अडेप्ट करना है क्लाइमेट चेंज के लिए। इतनी ही बात है। अब इसको इन्होंने 6 पॉइंट में लिख दिया है, आप चाहो तो इनको याद कर लो, कर सकते हो। तो मतलब मैं तो शॉर्ट में याद करके काम चला लेता हूँ। एग्रो फॉरेस्ट्री का अगर डेटा देखा जाए तो टोटल ग्रीन कवर इज अराउंड 1.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो हमने देखा था ना 8.3 लाख, उसमें से 1.3 एक्चुअली जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री का ग्रीन कवर है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। सेकेंडली, ओके, टोटल ग्रोइंग स्टॉक इसमें कितना है? अराउंड 1300 मिलियन मीटर क्यूब। और उसमें सबसे ज्यादा कहां होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और राजस्थान में। यहां पे आप देखोगे बेसिकली जो इस तरह की कैश क्रॉप्स होती है वो काफी बोई जाती हैं, इस वजह से यहाँ पे ये ग्रोइंग स्टॉक इसका ज्यादा है। टॉप स्पीशीज भी महाराष्ट्र में सबको पता होगा ना कि मैंगो काफी फेमस है वहां का, अल्फांसो लोग बोलते हैं, पर और भी चीजें हैं, कोकोनट वगैरह भी होता है। खैर, नीम, सेकंड इज नीम, नीम इज इंपॉर्टेंट। देन नेल्टूमा जूली फ्लोरा, इसका कोई हिंदी नाम ऐसा मिला नहीं मेरे को। इट इज बेसिकली एन इन्वेसिव स्पीशीज। अगर आप फॉरेस्ट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे हो सकता है आपके काम आ जाए। ये इन्वेसिव स्पीशीज आज की डेट में ज्यादा हो चुकी है, बट इन्होंने इसको एग्री फॉरेस्ट्री में दिया है फॉर सम रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट, सुपारी, कोकोनट, यूकलिप्टस, ये भी काफी देखने के लिए मिलता है। तो आप देखोगे ये सब क्या है, बेसिकली कैश क्रॉप्स टाइप की हैं जो कि एग्रो फॉरेस्ट्री में होती हैं। और सुपारी का पेड़ हो, ये भी पाम टाइप का होता है, कोकोनट भी पाम टाइप का होता है। पेरेनियल एंड वुडी दोनों ही इसमें रहता है, वुड भी होता है और पेरेनियल भी होता है। यूकेलिप्टस एवरीबॉडी नोज, सो वो भी यूज करते हैं। उत्तराखंड में अराउंड 2130 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है एग्रो फॉरेस्ट्री में है। परसेंटेज अपने आप निकाल लेना, ठीक है। स्टेट का कितना परसेंट है ये तो अपने आप निकाल लोगे, ये मैथ्स की अपने क्लास कर ही लिए। यूपी में अराउंड 8975, अगर यूपी पीसीएस के लिए आपको चाहिए, उसका भी मेंस होगा तो वो ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड में जो मेन ट्री है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ोगे तो वहां पे ये सीधे सीधे नहीं लिखे, इनके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं। मैं सिंपल करके दे रहा हूँ जो आप मेंस के एग्जाम में लिख सकते हो। तो भीमल, भीमल इज वेरी कॉमन उत्तराखंड में, उससे शैम्पू वगैरह भी बनाते हैं आज की डेट में, तो पर बाकी काम भी होते हैं। बांज, फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स, पिछली बार प्री में क्वेश्चन आ गया था। एंड मैंगो, दीज थ्री आर द मेन एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड ट्रीज इन उत्तराखंड। और एक चीज ध्यान देना, चूंकि उत्तराखंड में सिर्फ इतनी ही एग्रो फॉरेस्ट्री होती है, हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है एग्रो फॉरेस्ट्री करके अपना जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसमें गोल्स लिखे हुए थे ना, सारे गोल्स लिख दो कि पैसा भी कमाना है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर भी करना है, और जो अपने गोल्स हैं प्लांटेशन के वो भी पूरे करने हैं, एनडीसी, एसडीजी सारे पूरे हो जाएंगे अगर हम इसको बढ़ा पाते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पहाड़ों में हो सकता है। और एग्जांपल ले लो ना, एप्पल का ले लो, मैंगो है, एप्पल का लो, मिशन एप्पल चला रही है सरकार। वैसे वॉलनट का एग्जांपल ले लो, अखरोट, क्यों नहीं कर सकते। सो इस तरीके से हमको चीजें लिखनी है मेंस एग्जाम में। चलो
अब हम आ गए एक छोटा सा टॉपिक कार्बन स्टॉक की बात करते हैं। कार्बन स्टॉक होता क्या है, फॉरेस्ट्री वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बाकी लोग थोड़ा सा आगे स्किप कर सकते हैं। कार्बन स्टॉक इज बेसिकली जो कार्बन स्टोर्ड होता है ट्रीज में, इसके अलावा अंडरग्राउंड सॉइल में, उसको कार्बन स्टॉक बोलते हैं। इनफैक्ट यहां देखो काफी कुछ लिखा हुआ है, AGB, ठीक है, उसके बाद SOC, BGB, डेडवुड, लिटर, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। टोटल कार्बन स्टॉक इतना है, इसमें सबसे ज्यादा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है। क्लियर है, ये ह्यूमस की बात हम कर रहे हैं। तो ह्यूमस इज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन इन अ फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा वही होता है 55% के आसपास। उसके बाद से अबव ग्राउंड और फिर बिलो ग्राउंड। अबव ग्राउंड मतलब पेड़, बिलो ग्राउंड मतलब उसकी जो जड़ें वगैरह रूट्स होती हैं। एंड देन वी हैव डेड वुड। तो ये सॉइल ऑर्गेनिक, ये जो कार्बन स्टॉक है, इसमें अपार्ट फ्रॉम ट्रीज वगैरह जो एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका भी एस्टिमेशन किया गया है। इसमें सबसे बड़ा जो टॉप स्टेट है वो अरुणाचल, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये सारे हैं। उत्तराखंड नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं है। कंपेयर टू 2005 हमने 2.2 बिलियन का कार्बन सिंक एडिशनल जनरेट किया है। सो बेसिकली जो हमने NDC उस समय कहे थे पेरिस के टाइम पे, ऑन ट्रैक हैं हम, उसको हम अचीव कर रहे हैं। अब उत्तराखंड के बारे में कुछ छोटा छोटा जो आप कह सकते हो डेटा है और बातें हैं, वो हम यहाँ पे करनी शुरू करते हैं। नंबर 1, फॉरेस्ट कवर इन उत्तराखंड। आप देखेंगे उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट कवर है, इसको अलग अलग तरीके से यहाँ डिवाइड किया गया है। टोटल है 45.44%, यानी टोटल उत्तराखंड का जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 45.44% दैट इज द फॉरेस्ट कवर। उसमें वेरी डेंस कवर इज अराउंड 10% ऑफ द एरिया। इनफैक्ट contrary to popular wisdom, this very dense forest you will find in southern part of the state। साउथ में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। थोड़ी देर में मैं आपको डेटा भी दिखा दूंगा। मीडियम डेंसिटी के फॉरेस्ट ये सबसे ज्यादा हैं, ठीक है। सबसे कम क्या है, वेरी डेंस। सबसे कम, सबसे ज्यादा क्या है, मीडियम डेंसिटी का फॉरेस्ट। ये मिडिल में ही ज्यादा मिलता है, 12,517। इतना याद करने की जरूरत नहीं, अराउंड 25% ये है। एंड अराउंड 12% क्या है, ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। सो ओपन फॉरेस्ट इज ऑल्सो देयर विच इज बेसिकली 1 हेक्टेयर से कम एरिया, सॉरी 10% से लेकर के 40% तक की जो डेंसिटी है। चलो अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है, एक बार इस टेबल को ध्यान से देखो और आपको कुछ पैटर्न्स यहाँ पे छोटे छोटे नजर आएंगे। कई बार प्री में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछले साल भी पूछे गए थे, इस साल भी पूछे जा सकते हैं। तो हम ये वाला सेक्शन, इसमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 4-5-6 डेटा है, उसको हम इंपॉर्टेंट वाला जो है वो रट लेंगे, ठीक है। सबसे पहले टोटल ट्री कवर ऑफ द स्टेट इज दिस 24,303 स्क्वायर किलोमीटर। दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हमको रटनी है। उसके बाद से सबसे ज्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा ये लग रहा है, सबसे ज्यादा देखो, ठीक है, 3,360 स्क्वायर किलोमीटर। कहां, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में, जिसको पौड़ी नाम से भी जाना जाता है। तो पौड़ी और गढ़वाल एक ही बात है, पुराने टाइम से इसको गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कहा गया है। सो सबसे कम कौन सा है, अब सबसे कम भी देखने की बात है। देखो इसमें भी थोड़ा कम है 564, लेकिन सबसे कम उधम सिंह नगर में हमको देखने के लिए मिलेगा। तो उधम सिंह नगर में 494 स्क्वायर किलोमीटर, केवल इतना ही फॉरेस्ट है। बाकी उसमें क्या फार्मलैंड वगैरह ज्यादा है उधम सिंह नगर में। अब एक और चीज देख लो, कुमाऊं में सबसे अधिक फॉरेस्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो जैसे यहां गढ़वाल है, कुमाऊं में उसके बगल का एक जिला है नैनीताल। वैसे उसके बगल में बहुत सारे जिले हैं, लेकिन 2866 स्क्वायर किलोमीटर। एग्जैक्टली याद नहीं करना, बस वैसे याद कर लेना। पूरे स्टेट में गढ़वाल में, कुमाऊं में, नैनीताल में ज्यादा है। ये तो हो गई यहाँ की बात। और ऑब्वियसली गढ़वाल में सबसे कम कहाँ होगा, क्लियर है कि वो हरिद्वार में ही होगा, वहां पर ही कम फॉरेस्ट है। अब थोड़ा सा इधर आ जाओ, वेरी डेंस
मॉडरेटली डेंस, उसकी अगर हम बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट भी अगर हम ज्यादा खोजने की कोशिश करेंगे तो हमको नैनीताल में सबसे ज्यादा वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने के लिए मिलता है। ये ध्यान में करना है, वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा कहाँ, नैनीताल में है। और अगर गढ़वाल की बात करेंगे तो वहां पर अगेन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड से मिलेगा आपको, देहरादून में वेरी डेंस फॉरेस्ट ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। देहरादून में बाकी फॉरेस्ट भी है लेकिन कम है, वेरी डेंस फॉरेस्ट इज मोर। वाई? जो राजा जी वाला एरिया है वो काफी डेंस फॉरेस्ट का है, बाकी यहाँ और भी फॉरेस्ट है जो थोड़ा डेंस एरिया है। जो हम बात कर रहे थे सबसे कम सॉरी सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और अगर कम की बात करें तो नैनीताल में आपको इसके बाद की बात करें तो नैनीताल में आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे कम परसेंटेज टर्म्स में बात करोगे तो उधम सिंह नगर में ओनली 19% फॉरेस्ट है, ये देखने के लिए आपको मिलेगा। परसेंटेज वाला समवॉट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था उसमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पूछा गया था और वो उसका आंसर था रुद्रप्रयाग। अगर आप पिछली बार का पेपर उठा करके देखोगे तो पूछ लिया था। तो इसमें जनरली आपको ट्राई करना चाहिए कि 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स के कम से कम याद हो, बाकी के आसपास में करके याद हो जाएं। जैसे 60 के ऊपर कितने हैं, 50 से 60 के बीच में कौन से हैं, अगर ये भी पता होगा तो थोड़ा चलेगा। जैसे आपको पता हो कि चमोली में ओनली 32% है। अब ये इसलिए कि ग्लेशियर्स वगैरह को ऑब्वियसली इसमें काउंट किया ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके, वैसे ही पिथौरागढ़ में ओनली 30% है, उत्तरकाशी में 37% है। तो अगर आपको ये ध्यान है कि ये 3 डिस्ट्रिक्ट 30s में हैं तो आप इसको बेटर तरीके से थोड़ा इस तरीके से करके दिमाग लगाना, ठीक है। जहां ग्लेशियर्स हैं वहां फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कम है, बाकी जो बीच में मिडिल हिमालयाज में है उसमें ज्यादा है। और सबसे कम कहां पे है? 20s में 19.44 उधम सिंह नगर, 23-24 के आसपास हरिद्वार में है। ऐसे करके आप इसको कर सकते हो, तो थोड़ा अंदाज लगाए रहना है यहाँ पे। अगर हम वैसे एरिया की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट हमारे यहाँ देखने के लिए मिलता है? मीडियम डेंसिटी का फॉरेस्ट, उसमें जो आरएफए है उसके बाहर भी काफी कुछ है, यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर भी काफी सारा हमको देखने के लिए मिलेगा। अब एल्टीट्यूड के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे अधिक फॉरेस्ट आपको ये देखना, ये एल्टीट्यूड लिखा है मीटर्स में, तो यहां से लगभग यहां के बीच में मिडिल हिमालयाज होता है, तो यहां से यहां के बीच में ही सारा लगभग फॉरेस्ट बहुत बड़ी संख्या में आपको मिलेगा। 24 में से अराउंड कितना, 17 के आसपास में तो आपको यही मिल गया। बाकी बचा ही क्या, जो लो एल्टीट्यूड में है वो, और इसके ऊपर फॉरेस्ट हो कैसे सकता है? इसके ऊपर तो बेसिकली वी हैव अ ट्री लाइन, ट्री लाइन के ऊपर देयर इज नो फॉरेस्ट। तो 4000 मीटर के ऊपर कोई फॉरेस्ट नहीं होगा, हो नहीं सकता, क्योंकि वहां बर्फ पड़ी रहती है परमानेंटली। और सबसे ज्यादा कहां है? मिडिल हिमालयाज में। उसके बाद से आपको इस एरिया में मिलेगा जहां शिवालिक्स हैं कुछ, और कुछ आप कह सकते हो प्लेन का, तराई और भाबर का एरिया है। इनफैक्ट सब बहुत बड़ी मात्रा में वेरी डेंस फॉरेस्ट ऑल्सो यू विल फाइंड देयर, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अब आगे बढ़े, सबसे कॉमन फॉरेस्ट के ट्रीज कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे सिर्फ मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, सबसे कॉमन ट्रीज कौन से हैं? सबसे कॉमन 28% आप देखोगे जो एरिया है पाइन का। पाइन के ट्रीज अगर संख्या में गिनोगे एक करके तो इन नंबर्स ऑल्सो पाइन ट्रीज आर मैक्सिमम, सबसे ज्यादा ट्री पाइन के हैं। उसके बाद से साल के फॉरेस्ट का एरिया काफी ज्यादा है। फिर थर्ड नंबर पे मिक्स्ड कोनीफेरस जो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड में होता है, स्प्रूस, ब्लू पाइन, सिल्वर फर वगैरह, एंड बांज ओक उसके बाद में आता है। ओक की जो ट्रीज है वो काफी ज्यादा है उत्तराखंड में और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे उत्तराखंड में। अल्पाइन पास्चर्स जिनको बुग्याल भी कहते हैं, बुग्याल उत्तराखंड के 5.7% एरिया में लगभग देखने के लिए मिलते हैं। ये फॉरेस्ट नहीं है, बट वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, बाई चांस कभी बुग्यालों के बारे में लिखने को आया तो एक डेटा आपके पास में है।
फॉरेस्ट फायर्स की बात करें, न्यूज में भी था और ये मैंने फॉरेस्ट फायर वाले यूट्यूब वीडियो में भी बता रखा है, बट यहाँ पे आप देखो ये मैंने क्लास में भी 3-4 दिन पहले बताया था कि फॉरेस्ट फायर कौन से एरिया में सबसे ज्यादा होती है। फॉरेस्ट फायर्स वहां पे होती हैं जहां पे चीड़ पाइन के जो फॉरेस्ट हैं सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और चीड़ पाइन के फॉरेस्ट अंग्रेजों ने लगाए थे, तो अंग्रेजों ने कहाँ लगाए? कुमाऊं में लगाए। कुमाऊं यानी गढ़वाल, सॉरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट भी, ठीक है। तो कुमाऊं के जो डिस्ट्रिक्ट हैं यानी नैनीताल से लेकर के पिथौरागढ़ तक, उसके अलावा गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहा हूं, और चमोली, यहां तक आप देखोगे इनमें सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। टिहरी वाले एरिया में यानी उत्तरकाशी, टिहरी, इस एरिया में फॉरेस्ट फायर आपको कम देखने के लिए मिलेगी। तो आप देख भी लो 324 ओनली, कहां? उत्तरकाशी में। टिहरी इतना बड़ा जिला है, 310 ओनली। रुद्रप्रयाग में चलो भाई बहुत छोटा सा, लेकिन अगर हम वैसे बात करें गढ़वाल 928, ठीक है। अल्मोड़ा 786, और ये चीजें 2023-24 में अगर देखोगे 2800, 3100, 3300। तो इस तरीके से जो आपको फायर्स दिखेंगी ना वो कंपैरेटिवली कुमाऊं के एरिया में ज्यादा दिखेंगी। अगर लेटेस्ट डेटा पूछा जाए 2023-24 का, तो आपको पता हो कि सबसे ज्यादा कहाँ? नैनीताल में। तो याद ही होगा नैनी झील से उन्होंने उठा करके पानी उनको बुझाया था। गढ़वाल में उसका जो बगल का जिला है वहां पर भी काफी सारी फायर्स हुई हैं, और अल्मोड़ा में। तो मिडिल हिमालय का वो एरिया जहाँ चीड़ पाइन का थोड़ा ज्यादा लगाया गया, वहां पे ज्यादा फॉरेस्ट फायर्स हुई हैं, और बाकी जगहों पे थोड़ी सी कम हमें देखने के लिए मिलती हैं। चलो अब आगे देखें। फायर में ही, क्योंकि न्यूज में है तो कभी मेंस में पूछ सकते हैं, प्री में भी आ सकता है। एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरिया इज वेरी लेस, 0.10। लेकिन अगर हम हाईली फायर प्रोन से ऊपर को इतना काउंट करना शुरू कर दें, सो हाईली, वेरी हाईली और एक्सट्रीमली, इन तीनों को अगर मिला लिया जाए तो मोर देन 40% जो एरिया है इट इज वेरी, या तो आप कह सकते हो मोर देन हाईली फायर प्रोन, ठीक है। हाईली फायर प्रोन, वेरी हाईली एंड एक्सट्रीमली फायर प्रोन जो है वो 40% फॉरेस्ट एरिया अपना है। लेस फायर प्रोन इज अराउंड 40%। सो यहाँ पे कम जो आग लगती होगी वो 40% का एरिया है। थैंक यू वेरी मच। फॉरेस्ट के बारे में काफी कुछ हमने जान लिया। आई एम प्रीटी श्योर आपके एग्जाम में काम आएगा। करंट अफेयर्स से रिलेटेड ऐसे कुछ वीडियोस अभी मैं और लेके आऊंगा आपके एग्जाम से पहले। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।